बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी हफ्सा, योर मैथमेटिक्स टीचर। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था, इसी तरह हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती थी? अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होता था। और वो कॉमन डिफरेंस कैसे आता था? जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करते थे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस करते थे और उन सब का आंसर सेम आता था, तो हम कहते थे ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इसी तरह हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास रेशो जो होती है, ये कॉमन रेशो, वो सेम होनी चाहिए। अब वो रेशो क्या है, कैसे आएगी, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। आपको पता है एन क्या होता है? एन लास्ट टर्म, nth टर्म होती है, ए वन इनिशियल टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है। इसी तरह आर एन माइनस वन, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एन का आपको पता है, आर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आर जो है वो कैसे आता है, रेशो कैसे आती है इसकी, कि आर इज इक्वल टू ए एन को जब हम डिवाइड करेंगे ए एन माइनस वन के साथ, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो उसकी रेशो होगी। जैसे हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं ना, तो हमारे पास रेशो, हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह डी, वो जो डी आता है ना, उसकी बात करें। अब यहाँ पे हमारे पास उसी की जगह आर है, और वो आर कैसे आएगा? जब हम ए एन को डिवाइड करेंगे ए एन माइनस वन के साथ, तो हमारे पास आर आ जाएगा। अब ये कैसे चलता आ रहा है, ये फॉर्मूला कैसे बना? हमने यहाँ पे ए वन को सबसे पहले ए वन के इक्वल किया, इसी तरह ए टू को इक्वल किया ए वन आर के, क्योंकि टू माइनस वन होगा ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे टू माइनस वन होगा, तो टू माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा? वन के, तो ये आर सेपरेट बचेगा। इसी तरह ए थ्री है, तो ए थ्री इज इक्वल टू ए वन आर टू। हम ऐसे ही करते थे ना, ए वन प्लस डी, ए टू प्लस डी, ए थ्री प्लस डी, ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री प्लस डी। इस तरह हमारे पास एक कम आता जाता था। यहाँ पे हमारे पास आर के ऊपर स्केयर आता जाएगा, आर के ऊपर क्यूब आता जाएगा। जितनी टर्म आगे इंक्रीज होती जाएंगी, उतनी यहाँ पे एक एक लेस होती जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इसका जो फॉर्मूला बना, इसमें हमने ए एन लिखा, ए वन लिखा और एन माइनस वन किया, तो हमारे पास सेम इसी तरह ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन के पास। स्टूडेंट्स, हमने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन इक्वल होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू के, पढ़ा था ना। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में वही ए बी है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट है। और वो कैसे आता है? हमने इस फार्मूला के थ्रू, ये जो हमारे पास फार्मूला है ना, इसी के थ्रू हमने इस फार्मूले को यूज करना है। यहाँ पे देखें, अगर हम कहें कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ए और बी के बीच में है, तो ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच में होने की वजह से ज्योमेट्रिक मीन डिवाइड होगा ए के साथ, इसी तरह बी डिवाइड होगा ज्योमेट्रिक मीन के साथ। ये जी जो है रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिक मीन को। ठीक है, अब ये दोनों देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये जी का स्क्वायर आ जाएगा, ये ए बी आ जाएगा। जी का स्क्वायर हटाने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है, स्क्वायर रूट ए बी। और ये जो है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन, जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि डिटरमिन वेदर ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक। अगर क्या है, हर सीक्वेंस जो है वो ज्योमेट्रिक है, तो इफ सो फाइंड कॉमन रेशो। फिर आप क्या करें? रेशो को फाइंड करें, उस कॉमन रेशो को फाइंड करें और बताएं कि क्या ये ज्योमेट्रिक है या नहीं। हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? सेम वैसे ही मैंने आपको बताया, सेकंड टर्म को आपने फर्स्ट टर्म में से माइनस करना था, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस आता था। और अगर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से डिवाइड करें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आता है। ये दोनों डिफरेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में। अब हम देखें, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से डिवाइड करेंगे, इसी तरह थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका आंसर सेम आता है या नहीं आता। अगर तो आता है तो हम कहेंगे कि इट इज ज्योमेट्रिक, और अगर नहीं आता तो फिर हम कहेंगे कि इट इज नॉट ज्योमेट्रिक। अब यहाँ पे देखें, 20 को हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ, फिर इज इक्वल डालेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, पहले इज इक्वल डाल के ना, तो फिर देखेंगे अगर आंसर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आपने इस तरह नॉट इक्वल डाल लेना है। ठीक है, जैसे मैंने डाला, इक्वल डाल के उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा दें। 20 डिवाइडेड बाई 5 4 के इक्वल होता है, 100 डिवाइडेड बाई 20
5 के इक्वल होता है, 4 इज नॉट इक्वल टू 5, सो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट ज्योमेट्रिक, क्योंकि हमारे पास इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं आया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, 2 4 6 8, ठीक है, और अप टू सो ऑन। अब हमने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से डिवाइड किया, इसी तरह थर्ड टर्म को 4 से यानी कि सेकंड टर्म से डिवाइड किया, दोनों को आपस में डिवाइड किया, आंसर हमारे पास एक का 2 आया, दूसरे का 3 डिवाइडेड बाई 2 आया। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे हेंस इट इज नॉट ज्योमेट्रिक। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन के पास आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे देखें सेकंड टर्म 9 डिवाइडेड बाई 4 है और फर्स्ट टर्म 3 डिवाइडेड बाई 2 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया। इसी तरह थर्ड टर्म हमारे पास 27 डिवाइडेड बाई 8 है और सेकंड टर्म हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 4 है। अब जब हमने इन सारों को लिख लिया तो इसका जो आसान तरीका है ना, वो यही है कि आप इस तरह इसको डिवाइड कर लें। ये देखें 9 डिवाइडेड बाई 4 है ना, डिवाइड को चेंज कर ले मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। ये देखें 3 डिवाइड बाई 2 है ना, 2 डिवाइड बाई 3 है, क्योंकि डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, इसी तरह 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो 3 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आ गया। इस तरह बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसी तरह 27 को डिवाइड किया 8 के साथ और फिर हमने दोबारा डिवाइड किया 9 डिवाइड बाई 4 के साथ, तो हमारे पास सेम आंसर आया 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखें दोनों का आंसर सेम आने की वजह से हम ये कह रहे हैं कि इट इज ज्योमेट्रिक। अब जब आंसर सेम आएगा तो जिस तरह हम कॉमन डिफरेंस सेम कहते थे ना कि ये कॉमन डिफरेंस है और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसी तरह हम यहाँ पे भी जब हमारे पास आंसर सेम आएंगे, यानी कि इसका आंसर भी सेम आएगा, इसका आंसर भी सेम आएगा, इसका आंसर भी सेम आएगा, सबका आंसर सेम आएगा, तो कॉमन रेशियो हमारे पास सेम आने की वजह से हम कहेंगे कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने 14 को 7 के साथ डिवाइड किया, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट के साथ, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म के साथ। जब दोनों को आपस में डिवाइड किया 14 डिवाइड बाय 7 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 14, इसी तरह 14 और 21 को आपस में कट किया तो हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2 आंसर आ गया। अब देखें दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे हेंस इट इज नॉट ज्योमेट्रिक। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी उसके क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है, बाकी 3 टर्म्स जो रह जाएंगी वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास A1 क्या है, 3 है, R क्या है, -2 है। अब हमने जब भी मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, AN इज इक्वल टू A1 RN -1। अब ये यहाँ पे आपने क्या करना है, n हमने पहले 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमने सेकंड टर्म फाइंड करनी है, थर्ड टर्म फाइंड करनी है और फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। अब जब हम सारों की पुटिंग करेंगे n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे 2 -1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 -1 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 4 -1 आ जाएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब ये जो हमारे पास पावर्स आई हैं 1 2 और 3, इनको हमने इसके साथ पहले सॉल्व कर लेना है। यानी कि 2 की पावर यहाँ पे 1 आई थी तो 2 1 टाइम 2 ही है, तो ये आ गया 3 2 टाइम 6। और यहाँ पे हमारे पास देखें बाहर ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर होने की वजह से हमारे पास जो भी यहाँ पे अंदर रकम के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो फिर आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है। इसी के बरक्स अगर हमारे पास बाहर पावर इवन नंबर में हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 2 में हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास अंदर नेगेटिव आंसर होगा वो क्या होगा, जो पॉजिटिव हो जाएगा। किसकी वजह से, इवन नंबर होने की वजह से। तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना, 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आ जाता है। और 2 को जब हम लोग 2 की पावर 3 करते हैं तो हमारे पास 8 आंसर आता है, 8 3 टाइम 24 आंसर आता है। और यहाँ पे साइन कौन सा था, माइनस का, तो ये -24 आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें A127 दिया गया है और R हमें -1 डिवाइड बाई 3 दिया गया है। हमने A2 A3 A4 सेम वैसे ही n इज इक्वल टू 2 पुट करना है, n इज इक्वल टू 3 पुट करना है और n इज इक्वल टू 4 पुट करना है। अब यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 - 1 1 आ गया, इसी तरह 3 - 1 2 आ गया और 4 - 1 3 आ गया। मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। अब 27 हमारे पास A1 था और R हमारे पास क्या था, -1 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले इनको आपस में कर लें, यानी कि 3 1 टाइम 3 आ जाएगा, फिर ये कट हो सकते हैं तो 3 1 टाइम 3 3 9 टाइम 27, तो ये आ गया -9। इसी तरह इसका हम पहले स्क्वायर ले लेते हैं, 3 3 टाइम 9 आता है ना, तो 3 3 टाइम 9 और 3 अच्छा 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 1 टाइम 9 9 3 टाइम 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3।
यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 को 3 के साथ 3 का क्यूब लेना है, यानी कि तो 27 आता है। तो 27 वन टाइम 27, 27 वन टाइम 27, ऊपर हमारे पास ऑड नंबर है, तो इसकी वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास A1 12 दिया गया है, R इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है। हमने पहले यहाँ पे 2 की पुटिंग करनी है, फिर 3 की, और फिर 4 की पुटिंग करनी है। जब हम 2 की पुटिंग करेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह इधर 2 आ जाएगा और इसी तरह इधर 3 आ जाएगा। फिर हमने जो ये हमारे पास स्क्वायर होंगे ना, ये वाला स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये 1 है, इनको पहले कर लेना है सॉल्व, फिर हमने इसके साथ कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास 2 ही रहेगा, तो 2 1 टाइम 2 2 6 टाइम 12। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 3 ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, और 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम 12। यहाँ पे हमारे पास क्यूब था, तो ये आ जाएगा 8 8 1 टाइम 8 8 है, ऐसे हो जाएगा। मैं आपको इसको ना सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 8 2 4 टाइम 8 2 6 टाइम 12, इसी तरह 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4। आंसर क्या आया, 3 और 2, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले स्टूडेंट्स हमें फिर स्टेटमेंट चेंज करके दी गई है कि फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी कि जैसे यहाँ पे 90 है, 30 है, 10 है, तो इसके बाद अगली 2 टर्म्स कौन सी होंगी, ये हमने फाइंड करनी है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। आर आपने कैसे फाइंड करना है, an डिवाइडेड बाई an-1 के थ्रू। जब आपका आर फाइंड हो जाएगा फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको फिर एक दफ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखें, हमने आर फाइंड करना था ना an डिवाइड बाई an-1 से, तो फिर आपको मैंने बताया था a1 इज इक्वल 1, a1 के होगा, a2 इज इक्वल a1 r2 - 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह a3 1 r2 r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अगर a4 है तो फिर r3 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह आगे वो फर्दर चलता जाएगा। अब हमने सेम वैसे ही सारे के सारे फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आर जब फाइंड होगा, आर कैसे होगा, सेकंड टर्म जो है हमारे पास आर किसके इक्वल होता है, ए एन डिवाइड बाई an-1 के इक्वल होता है ना। तो ए एन हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें, ए एन इज इक्वल टू फाइंड आउट। तो हमने सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से डिवाइड किया था और हमारे पास आंसर आया था, वैसे ही करना है। तो सेकंड टर्म हमारे पास इसमें क्या है, 30 है, 30 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो हमारे पास 31 टाइम 30 और 32 टाइम 90, तो 1 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा। अब जब आपके पास आर आ चुका है, अब आपके लिए ईजी हो चुका है। कैसे, ये देखें, A4 और A5 फाइंड करना है ना आपने। 3 टर्म्स तो आपके पास हैं ऑलरेडी, आपने A4 और A5 को फाइंड करना है। A4 को आपने कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे हमारे पास जो A4 है उसमें A3 आएगा ना पहले, तो A3 जो है वो किसके इक्वल है, हमने वो देखना है। 1 2 3, ये A3 है हमारे पास, ये A3 आ गया 10। इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, जो हमारे पास R आता है उसके साथ। तो R हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 आया था, तो ये देखें 10 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3। इसी तरह A5 इज इक्वल टू हमारे पास जो A4 है वो किसके इक्वल आया, 10 डिवाइड बाई 3 के इक्वल। उसको हमने सेम R से अगेन मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसी तरह 10 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। इसी तरह फर्दर हम मजीद आगे टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने सेम सबसे पहले आर फाइंड करना है। आर कैसे फाइंड होगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से डिवाइड करें तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आर के इक्वल होगा। 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, ये आपके पास 3 आ गया। A4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो थर्ड टर्म है वो कौन सी है, तो थर्ड टर्म आपके पास 18 है। 18 को आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, आपका आंसर क्या आएगा, 54। इसी तरह A5 इज इक्वल टू A4, आपके पास क्या है, A4 इज इक्वल टू 54। 54 को मल्टीप्लाई करें R के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 162। तो ये हमारे पास जो A4 हैं वो और A5 हैं वो आ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास R सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखें A4 इज इक्वल टू A थर्ड टर्म इसकी कौन सी है, 45। तो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाई 2 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 135 डिवाइड बाई 2। इसी तरह A5 इज इक्वल टू हमारे पास A4 आएगा। A4 हमारे पास क्या आया था, 135 डिवाइड बाई 2, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 3 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 405 डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, आर फाइंड करना है। तो 243 को डिवाइड करेंगे 729 के साथ, जब दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर 1/3 आएगा। नेक्स्ट A4 हमने फाइंड करना है। A4 के लिए हमें सबसे पहले A3 चाहिए। A3 81 है, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे R के साथ, तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 27।
A5 को करेंगे तो A5 इज इक्वल टू A4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। A4 क्या है हमारे पास 27 है, 27 को मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइड बाय 3 के साथ, आंसर क्या आएगा 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास r फाइंड करना है, 1 डिवाइडेड बाय 9 को डिवाइड करना है 1 डिवाइड बाय 27 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अब इस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, थर्ड टर्म के साथ, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाय 3, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 1 आंसर आ गया। इसी तरह A5 के साथ मल्टीप्लाई, A5 की इज इक्वल करना है A4 मल्टीप्लाई बाय r, तो A4 हमारे पास क्या है 1 और r हमारे पास क्या है 3, 3 1 टाइम 3, तो हमारे पास A4 1 आ गया और A5 कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास r कैसे फाइंड होगा, 1 डिवाइड बाई 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब इस r को हमने मल्टीप्लाई करना है a की थर्ड टर्म के साथ, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है, तो 2 1 टाइम 2। इसी तरह A5 इज इक्वल टू हमने जो हमारे पास A4 है वो क्या है 2 है, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया r के साथ, तो r हमारे पास 2 है, 2 2 टाइम क्या हो गया 4 हो गया, A4 का आंसर 2 आ गया, A5 का आंसर 4 आ गया। इसका रिव्यू यही है कि आपको सबसे पहले तो r फाइंड करना आना चाहिए, और r कैसे फाइंड होता है, हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास r आंसर आता है। और यही किसकी निशानी है, यही एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की निशानी है कि जब आपके पास रेशियो सेम आएगी तो आप उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो हमने हर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म को फाइंड करना है। nth टर्म कौन सी, यानी कि हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, ये किसके इक्वल आया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने जस्ट इस फॉर्मूले के थ्रू, अगर आपको फॉर्मूला आता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, उसी फॉर्मूले के थ्रू आपने इसका आंसर लेके आने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो क्या है कि A1 हमारे पास 4 है, N हमारे पास 3 है, R हमारे पास 5 है। हमें ये सारा कुछ गिवन है, हमने जस्ट पुटिंग करनी है फॉर्मूले के अंदर। N हमारे पास 3 है, ये देखिए यहाँ पे 3 है, हमने पुट किया। A1 हमारे पास 4 है, और R हमारे पास 5 है, N हमारे पास 3 है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 25 के, 25 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो A3 हमारे पास 100 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें A1 2 दिया गया है, N 5 दिया गया है, R 2 दिया गया है। हमने N की जगह N की पुटिंग करनी है, हमारे पास क्या आ जाएगा 5। A1 हमारे पास क्या है 2, यहाँ पे 2 पुट हुआ। इसी तरह R हमारे पास क्या है 2 है, और N हमारे पास 5 है, तो 5 - 1 आ गया। अब 5 - 1 किसके इक्वल होता है 4 के, तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 किसके इक्वल हो गई 16 के, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। A5 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 32 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। A1 हमारे पास 7 है, N हमारे पास 4 है, R हमारे पास 2 है। हमने AN की जगह N की पुटिंग की, तो ये हमारे पास आ गया 4। A1 की जगह पुटिंग की 7, तो R की जगह हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, और N हमारे पास क्या था 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है, 8 7 टाइम 56, तो A4 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 56 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें A1 243 दिया गया, N 5 दिया गया, R इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3 दिया गया है। अब N की जगह हमने पुटिंग करनी है 5 की, और हमारे पास A1 क्या है 243 के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास R किसके इक्वल है -1 डिवाइड बाई 3 के इक्वल है। N हमारे पास 5 था, तो 5 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक और स्टेप भी हो सकता है, हम इस तरह इसको कर सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर किसके इक्वल हो गया, ये 4 के इक्वल हो गया। अब इस 4 के साथ जब हम 3 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। तो 81 को हमने इसके साथ कट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास A5 जो है वो इक्वल आया है 3 के। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये माइनस क्यों नहीं आया, तो ये माइनस इसलिए नहीं आया, या यहाँ से भी आप कट कर दें, इसलिए क्योंकि ये माइनस इसलिए नहीं आता, ये हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर होने की वजह से इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास A132 दिया गया है, N6 और R -1 डिवाइड बाई 2 दिया गया है। हमने सेम इसी फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करनी है, तो हमारे पास N किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। इसी तरह A1 हमारे पास 32 था, 32 लिखा। R हमारे पास -1 डिवाइड बाई 2 था, वो लिखा। और N हमारे पास 6 है, 6 - 1, तो 6 - 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, ये 5 आ जाएगा। तो ये 5 देखें हमारे पास एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर होने की वजह से हमारे पास आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। और 2 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 32, 32 1 टाइम 32, 32 1 टाइम 32, आंसर क्या आ गया
-1। तो A6 किसके इक्वल हो गया? -1 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास A1 16 है, N 8 है और R 1/2 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो n है वो 8 है, तो A8 आ गया इज इक्वल टू A1 हमारे पास 16 है, 16 लिखा। इसी तरह R हमारे पास 1/2 है, वो लिखा। और ये n हमारे पास 8 था, 8 -1 हो गया। 8 -1 किसके इक्वल होता है? 7 के इक्वल होता है। जब हम 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 128। 128 और 16 की हमने कटिंग करनी है। 16 1 टाइम 16, 16 8 टाइम 128, तो हमारे पास 8 का आंसर आएगा 1/8। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 19 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है, हमने आर को फाइंड करना सीखा है, हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फॉर्मूले को यूज करना सीखा है। तो यहाँ तक हमारे पास सारे के सारे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जो रूल्स थे, जो मेथड्स थे, वो हमने सीखे हैं। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।